हेलो 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 हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मौज में हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं? बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और समय कम है, तो बिना समय बर्बाद किए सीधे काम की बातों पे आते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है किस कॉन्सेप्ट की? हमें बात करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब उससे भी पहले सर आप बात कर रहे हो करंट की। करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस। अच्छा, चार्ज किस में फ्लो करते हैं? कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि वो फ्लो करने देता है। क्यों करने देता है? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि बाकी मटेरियल्स में नहीं है, और वो क्या है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या फंडा है? ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बेघर हैं, जो कि बाउंडेड नहीं है, जो अपने मटेरियल में इधर उधर भाग सकते हैं, नाच सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये आपके सामने दर्शाया हुआ है, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर उधर नाच रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि चलो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये सेम स्पीड से जा रहे होंगे? क्या ये सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इनकी स्पीड सेम है? डायरेक्शन अलग है। ठीक है, डायरेक्शन अलग है, वेलोसिटी तो सेम हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या इनकी स्पीड भी सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रैंडम मोशन है। छोटी छोटी बातें सुनते चलना। रैंडम मोशन है, टक्करें हो रही हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं। ठीक है, कल को कोई आपसे पूछे कि इस पूरी पिक्चर में जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है? एवरेज वेलोसिटी है भाई साहब जीरो। पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम ये निकालना चाह रहे हैं कि पहली पिक्चर में तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक मटेरियल में जिसमें आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, जिसमें आपने कोई फील्ड, कोई बैटरी बैटरी नहीं लगाई है, उसमें इस पूरे सिस्टम की एवरेज वेलोसिटी जीरो कह दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बैटरी लगा दूं, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश कर दूं, तो क्या होगा? तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगेंगे। ठीक है। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक डायरेक्शन में आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से कहानी में आया करंट, और हमने करंट को डिफाइन किया एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्या ली है भाई साहब हमने? डायरेक्शन हमने ली है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटी छोटी बातें लिखते चलना। ठीक है, कई बातें मैं बोल रहा हूं, कई बातें मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको जो भी लग रहा है कि यार ये काम की बातें मुझे नहीं पता थी, उसको लिख लो। ठीक है। ओके, अब कुछ टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। एक टर्म छोटू एन। अब ये छोटू एन क्या है? छोटू एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा सर, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को बेटा हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ। अच्छा 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 सर, ये एरिया कौन सा है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मान लो ये मेटल है, अगर ये मटेरियल है, तो क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है? नहीं। क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया? नहीं। ये काट दो इसको बीच में से, ये जो ना, ये बीच वाला एरिया, कट एरिया, कट सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए इसलिए बता दी। ठीक है। तो एन को आपने क्या लिख दिया? स्मॉल एन इंटू ए एल। ओके। आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कह लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लो, आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, मतलब इतने इतने इतने, कैपिटल एन मतलब स्मॉल एन इंटू ए एल, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कहानी में। अच्छा, तो अगर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। दो का चार्ज 2e, तीन का चार्ज 3e, इतनों का चार्ज इतना ई। अच्छा, तो क्या लिख दिया इसको आपने? एन ए एल ई। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल लिख दिया हमने। कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को भी है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर आपको टोटल चार्ज मिल चुका है तो क्या अब आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? स्मॉल एन को क्या बोला हमने? स्मॉल एन को क्या कहा? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। चलो चर्चा बढ़ाई जाए आगे। जो एक्सप्रेशन अभी अभी आपने लिखा Q का, क्या लिखा आपने? लिखा Q इक्वल्स टू एन ई ए टाइम्स ऑफ एल, यही लिखा। Q इक्वल टू एन ई ए टाइम्स ऑफ एल, बिल्कुल। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी क्यू बाई डी टी कर दूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। एन ई और ए तो कांस्टेंट है, लेंथ के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी एन ई ए एल डी एल बाई डी टी लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया?
ये बन गई dl/dt यानी वेलोसिटी की टर्म। अब ये वो वेलोसिटी है जिससे ये सभी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सरक रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, और इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या आ गया? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, dq/dt होता है करंट, तो I इक्वल्स टू NEA टाइम्स ऑफ VD। I इक्वल्स टू NEA टाइम्स ऑफ VD स्टार बना दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने है। दूसरी बात सर, आपने करंट को डिफाइन किया एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो कितने तरह के करंट होते हैं, बेसिक बात है, पता होनी चाहिए। साइड में लिख देता हूं, एवरेज करंट, जिसको क्या आप लिखेंगे, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इंस्टंटेनियस करंट, इंस्टंटेनियस करंट किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, किसी छोटू से टाइम इंटरवल में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, आई इंस्टंटेनियस। इसको हम क्या लिख देंगे, इंस्टंटेनियस करंट हो जाएगा dq डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इतना फंडा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है मोबिलिटी का। थ्योरेटिकल बात है, पता होना चाहिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड का रेशो कहलाता है मोबिलिटी। कई बार इस पे बैक टू बैक सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये है आपके सामने। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम इसमें कह रहे हैं इन मेटल्स द मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। मालूम है हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इन एन आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस की अगर आप बात करें तो उसमें कौन होता है, उसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कौन होता है, उसमें भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। तो एक क्वांटिटी आपने डिफाइन कर दी, एक कंपैरिजन आपने डिफाइन कर दिया कि किसी सिचुएशन में अगर फील्ड लगाई जाए तो कितनी ड्रिफ्ट ऑब्जर्व की जा रही है। इन दोनों का रेशो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज टू फील्ड का रेशो कहलाता है मोबिलिटी। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी मोबिलिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो आखिरकार वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। फील्ड की यूनिट बोलो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, न्यूटन को आप लिख सकते हो फोर्स, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको क्या आप लिख दोगे क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर कटा, सेकेंड कटा, तो ये आ गई आपके सामने मोबिलिटी की यूनिट। ठीक है, कल को कभी कोई पूछ ले आपको बताना, ये सारी बातें आनी चाहिए। चलिए लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। यूनिट ऑफ मोबिलिटी ये लिख दी हम लोगों ने, वोल्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आप। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है हम फील्ड को क्या लिखते हैं, फील्ड को हम लिखते हैं E इक्वल्स टू V/L, दैट मीन्स वोल्ट पर मीटर। तो यही यूनिट मोबिलिटी की बन जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकेंड। सुन लो ध्यान से, है ना, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वोल्ट पर मीटर। तो ऊपर जाके बन गया मीटर का स्क्वायर। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी दिस मच एंड दिस इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स द मोबिलिटी इन प्रैक्टिकल यूनिट्स। मतलब अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करो तो इनका रिलेशन भी बता दिया, कुछ भी नहीं, मीटर सेंटीमीटर का कन्वर्जन है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर है। बस ये कंपैरिजन करके ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी में अगर आप बात करो, नॉर्मली हम जो कंडक्टर इंसुलेटर लेते हैं कितने लेते हैं, छोटे छोटे लेते हैं, सेंटीमीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ये है जो कि 10 टू द पावर 4 टाइम्स ज्यादा, ठीक है, छोटी है। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख चुके हैं। अब एक और चीज सुनो, मानना कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, सुनना है ना, मजा आने वाला है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, जाके इलेक्ट्रॉन पे बैठ जाओ। बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए। अब तुम यहां जा रहे थे, तुम इलेक्ट्रॉन हो, तुम इस दिशा में जा रहे थे, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं से चलता हुआ आ रहा है, नाम दे दें इनका कुछ। ठीक है, ये है मोनू इलेक्ट्रॉन, और ये है सोनटू, SONTU, सोनटू और मोन्टू दे देते हैं, मोन्टू सोनटू। अब ये मोन्टू इस तरफ से आ रहा है, सोनटू इस तरफ से आ रहा है, दोनों चलते हुए जा रहे हो, टकरा गए, टक्कर हो गई। अब टक्कर के बाद दिशा बदलेगी, कहीं ना कहीं रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मान लो कि मोन्टू भाई साहब बैठे हुए थे, या वो यहां जा रहे थे, यहां से टकरा के पीछे आए। जैसे ये पेन को मैं फेंकूं, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस इंस्टेंट पे मैं उसकी वेलोसिटी 0 ले सकता हूं कि नहीं? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर ये कप है, इसको मैंने ऊपर फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी में 0 ले लूंगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जहां पे डायरेक्शन बदल रही है वहां पे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 ले सकता हूं। मानते हैं सभी लोग बात? बिल्कुल। तो मान लो कि मोन्टू की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाई साहब की 0 थी, उनका सोनटू से टक्कर हुआ और फिर वो कहीं पे चलने लगे। टी टाइम के बाद, टकराने के टी टाइम के बाद मोन्टू की वेलोसिटी आपने v बोली, मतलब फाइनल वेलोसिटी v है।
किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मोन्टू सोन्टू से मतलब कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अगर v है तो v को आप u प्लस at लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब u तो आपने कितनी कह दी, u तो आपने 0 कह दी, है ना, u तो आपने 0 कह दी। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन को फोर्स अपॉन मास लिखते हो, इनटू टाइम, बिल्कुल। फोर्स को F इक्वल टू क्यू लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, F इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ E लिखते हैं, E यानी इलेक्ट्रॉन, और सुनो F इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ E। स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और कैपिटल ई यानी फील्ड, है ना, क्लियर है। तो मैं अब लिख रहा हूं कितना, फोटो क्यू को लिख रहा हूं स्मॉल ई, और कैपिटल ई यानी फील्ड, तो मैंने लिख दिया ई बाई एम इंटू टाउ। अब ये टाउ क्या है, टाउ दो टक्करों के बीच का टाइम है, ठीक है, ताऊ जी की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ये टाउ यानी टक्करों के बीच का टाइम, जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, ठीक है, ये लो, ये हाईलाइट कर दिया इधर, ठीक है, सुनते चलना हो, हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं सब लोग। टाउ इज अ टाइम बिटवीन टू टक्कर, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये कितना बन गया, V का फॉर्मूला बन गया ई टाउ बाई एम, ठीक है। तो यही 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 ई टाउ बाई एम, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी। अब अगर आप मोबिलिटी की बात करो, वेलोसिटी यानी किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मोबिलिटी क्या बन जाएगी, इसको ई से डिवाइड कर दो, अरे इसको ई से डिवाइड कर दो, कैपिटल ई से कि छोटी ई से, छोटी ई से कर मत देना, छोटा ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैपिटल ई का ये है फील्ड, तो इसको ई से डिवाइड कर दो, म्यू कितना बन जाएगा, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, ये आ गया फॉर्मूला। देख के बच्चों को डराना लगता, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता भैया, हमको तो समझ ही नहीं आता, अरे कुछ है क्या इसमें, सिंपल सिंपल बातें, चलो याद रख रहे हैं ना, बहुत सवाल आते हैं इसमें से, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें से। अगला पॉइंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी वरना समय ज्यादा लग जाएगा। अब देखो बात सुनते चलो, मान लो मान लो मान लो कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द हिंडरेंस, रेजिस्टेंस इज द हिंडरेंस। अगर 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 करंट इस मटेरियल में फ्लो होना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो होना चाहते हैं, तो अलग अलग मटेरियल्स उनकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से अलग अलग हिंडरेंस, अलग अलग रुकावट ऑफर करते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो एक टर्म आपके सामने है रेजिस्टेंस, जो कि है आर, जो डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, जो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और वो कहलाती है रेजिस्टिविटी, वो कहलाती है रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो जो है ना, रो 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 होता है रेजिस्टिविटी, जो कि है मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, और वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो कोलिजन्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन द मटेरियल। सोचो सोचो कि एक गिवन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भाग रहे हैं इधर से उधर, टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा टक्करें होंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो लॉजिकली बात क्लियर है कि हाँ चेंज होगा। अब प्रैक्टिकली कितना होगा, मेजर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मान लो कि किसी इनिशियल टेम्परेचर पे, टी नॉट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी थी, पहले मैं रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं, इसी से मैं रेजिस्टेंस भी रिलेट कर दूंगा, है ना। टी नॉट पे जो रेजिस्टिविटी थी वो आपने बोल दी कितनी, रो नॉट। किसी गिवन टेम्परेचर टी पे जो रेजिस्टिविटी होगी उसको रो कह दो। अब इनमें रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ये कहता है, लॉ ये कहता है, एक्सपेरिमेंटल है, वो ये कहता है कि रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है सर, कर दी, बहुत बढ़िया। तो क्या, तो ये हट जा भाई, हाँ तो ये सुनो, तो ये डेल्टा रो मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी, रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो इक्वल, डिवाइडेड बाय रो नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस, टी माइनस टी नॉट। बहुत ही शानदार। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है, हटा दो प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे ही आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, जैसे ही आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट आया अल्फा, कांस्टेंट आया अल्फा। अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
अल्फा की यूनिट क्या बनेगी, इसकी कोई यूनिट नहीं है, अल्फा की यूनिट बनेगी टेम्परेचर की यूनिट के इनवर्स, यानी केल्विन इनवर्स, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो यहां से आप अरेंज करके लिख देंगे रो इक्वल्स टू रो नॉट एल्फा, इसको डेल्टा टी लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, डेल्टा टी, और ये प्लस रो नॉट इस तरफ चला जाएगा, प्लस रो नॉट, ठीक है, रो नॉट कॉमन निकाल लो, रो नॉट कॉमन निकाल लो, अरेंज कर लो इसको, ये कितना बन जाएगा, रो नॉट कॉमन निकाल लो, अरेंज कर लो, एक्सप्रेशन ऐसा दिखने लग जाएगा, रो इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, खेल खत्म, ठीक है, आसान सी बात थी। अब यहीं पे अगर आप लिख दो, अब यहीं पे अगर आप लिख दो, सुनते चलना सभी लोग, आपने लिखा रो इक्वल्स रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है सर लिख दिया, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, मतलब रो और आर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, उठा के रख दो, आर इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये भी फॉर्मूला आ गया किसके लिए, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डिफरेंस का रिलेशन, ठीक है, आसान, कोई बड़ी बात नहीं, चलो लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। इसके बाद अब कल को मान लो कि आपको मार्केट में जाना है रेजिस्टेंस खरीदने, इस पे कई सवाल बनते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन 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 कोड, कार्बन कोड शब्द ही ध्यान नहीं आ रहा था, कार्बन कोड, अगर आपको रेजिस्टेंस खरीदने जाना है मार्केट में तो आप कैसे बोलोगे, आप दुकानदार को बोलोगे भैया मुझको 2.4 इंटू 10⁴ ओम का रेजिस्टेंस निकाल दो, बोलेगा क्या, बोलेगा नहीं मिलता है पे घर जाओ ठीक है, तो उसने थोड़ी सी साइंस पढ़ी होगी, तो वहां पे हम कलर कोड्स का हेल्प लेते हैं, और वो क्या होते हैं, वो ये ऐसी एक सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है, इसका सीक्वेंस पहले भी बताया था मैंने आपको, हर किताब में दिया होता है, निमोनिक्स, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ एंड व्हाट शी डज, शी वियर्स गोल्ड एंड सिल्वर एंड समटाइम्स नो कलर, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बीबी रॉय की बीवी की बात चल रही है, काफ़ी सुंदर रही होंगी, इसलिए सीक्वेंस हमने बना दिया। तो वो क्या करती हैं, वो सोना पहनती हैं, चांदी पहनती हैं, कई बार नहीं पहनती, उनकी मर्जी, ठीक है, नंबर्स 0 से लेकर 9, मल्टीप्लायर 1 से लेकर 10⁹, और टॉलरेंस 5%, 10%, 20%, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर। आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह की स्ट्रिप्स मिलेंगी, सुनना, आपको इस तरह की स्ट्रिप्स मिलेंगी, एक ये मिल जाएगा आपको, व्हाट इज दिस, दिस इज दी, दिस इज दी, दिस इज दी रेजिस्टर। अब इस पे मैंने स्ट्रिप्स बना दी, एक मैंने बना दी लाल, एक मैंने बना दी ऑरेंज, एक मैंने बना दी और लेट्स से ग्रीन, और एक मैंने बना दी गोल्ड, ठीक है, दिस इज गोल्ड। तो सबसे पहले क्या है, ए बी सी डी, रेजिस्टेंस का सीक्वेंस इस तरह से मिलेगा आपको, ए इंटू बी, मतलब फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, ए अगर रेड है तो रेड के करस्पॉन्डिंग देख लो 2, बी अगर ऑरेंज है ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग 3, यानी 2 3 इंटू मल्टीप्लायर ग्रीन 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 ग्रीन, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग क्या है 10⁵, ठीक है, इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी, ये होता है सीक्वेंस, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो चलो बेसिक सी बात है, इससे ज़्यादा समय इस कॉन्सेप्ट पे नहीं देंगे हम लोग। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पे, क्या कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंसेस के, दो कॉम्बिनेशन हमारे सामने हैं। अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो ये सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंस अगर आपने सीरीज में लगा दिए और इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दी, तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहने वाली है सर्किट में, करंट सेम रहने वाला है, बिल्कुल, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, या तो इसको सी बोल दूं, इसको सी बोल देता हूं, ठीक है, ए बी सी, क्या जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए से सी के बीच में होगा वो दोनों ए बी प्लस बी सी का सम होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी है वो V1 यानी VAB प्लस V2 यानी VBC है, बिल्कुल है, और V को IR लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया I इंटू आर इक्विवेलेंट, कहां लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, ठीक है, देख लेना है ना, I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, बहुत बढ़िया, I कैंसल आउट हो गया हर जगह से क्योंकि करंट सेम है सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे आपने क्या लिख दिया, यहां पे आपने लिख दिया R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2। आई होप दैट दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई साहब ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2, बहुत बढ़िया, ये जोड़ दी आपने बैटरी। अब यहाँ पे क्या सेम रहने वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है दोनों ही एंड्स के अक्रॉस, तो आप क्या डिवाइड करोगे, करंट डिवाइड करोगे।
आई करंट आ रहा है, I1 और I2 में जा रहा है, तो टोटल करंट आई को आपने क्या लिख दिया, टोटल करंट आई को आपने लिख दिया I1 प्लस I2। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। आई को लिख दिया V बाई आर, आई को लिख दिया V बाई आर, V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। तो ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, V सेम है। तो यू हैव रिटन दैट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस, लिखते चलना यार साथ साथ में ना, तेज रफ्तार में, सारी बातें एकदम छप जानी चाहिए दिमाग में फटाफट। ओके, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ भाई साहब ने दो लॉ दिए। अब पहला लॉ जो है वो कहलाता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दूसरा लॉ कहलाता है किरचॉफ सेकंड लॉ। पहला लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ओके ऑफ चार्ज पे। अच्छा, क्या कहता है ये कहता है कि जितना चार्ज एक सर्किट में आएगा उतना चार्ज उस पर्टिकुलर जंक्शन से बाहर जाना चाहिए, जंक्शन चार्ज को खा नहीं लेगा। मतलब चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, कंजर्व्ड है ना। तो किसी भी लूप पे, किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, अगर एक गिवन टाइम में चार्ज एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, ठीक है, चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम मतलब करंट एंटरिंग, ठीक है, चार्ज लीविंग पर यूनिट टाइम मतलब करंट लीविंग, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, तो मैं इसी बात को ऐसे भी समझ सकता हूं, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, अंदर कौन कौन जा रहा है भाई साहब, अंदर कौन कौन जा रहा है, अंदर कौन कौन जा रहा है, अंदर जा रहा है I1 प्लस I2, ओके ओके ओके, I1 प्लस I2, I3 बाहर निकल रहा है मैंने इसको माइनस ले लिया, I4 अंदर जा रहा है मैंने इसको प्लस ले लिया, I5 बाहर जा रहा है इसलिए मैंने इसको माइनस ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 0। Summation of the charge flowing per unit time through a given junction is equal to 0. This is called simply the Kirchhoff's first law. ठीक है, this is the first law of Mr. Kirchhoff. ठीक, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मैंने देखो चार्ज कंजर्वेशन लगाया है, लेकिन पर यूनिट टाइम की बात करोगे बाय डिफॉल्ट बात किस पे आ जाएगी, करंट पे आ जाएगी। जितना करंट एंटर कर रहा है उतना लीव करना चाहिए, इस तरह से भी लिख सकते हो इस बात को। उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल ही क्लियर है। दूसरा लॉ यहां पे बता देता हूं, ठीक है, दूसरा लॉ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि जो करंट होता है ना, करंट समझते हो, बिजली बिजली बिजली। तो जो करंट होता है ये फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक। तो अगर ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, और बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसमें क्या फ्लो कर जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। इसमें क्या फ्लो कर जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। ऐसे कैसे, ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जिस दिशा में करंट फ्लो होता है उस दिशा में पोटेंशियल घटता है, ऐसे भी बोल सकता हूं इसी बात को। या तो ये बोल लूं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, और लेट्स से दैट इफ करंट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूं तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लोअर से हायर जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से एक बैटरी में अगर आप माइनस से प्लस जाते हो तो ये पॉजिटिव, एक बैटरी में अगर आप प्लस से माइनस जाते हो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। सर अब इस बात को आप एक सर्किट से समझा दो, है ना, चलो सर्किट से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेकंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, सेकंड लॉ क्या कहता है किरचॉफ भाई साहब का, किरचॉफ भाई साहब का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर एक क्लोज्ड लूप की आप बात करो, इफ यू टॉक अबाउट अ क्लोज्ड लूप, तो उस क्लोज्ड लूप में, उस क्लोज्ड लूप में हो सकता है कई सारी बैटरीज हैं, है ना, हो सकता है कि कई सारी बैटरीज हैं, ठीक है, और हो सकता है कि कई सारे रेजिस्टर्स भी हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने बताया R1 E1 R2 E2। अगर आप एक कंप्लीट सर्कल में घूमो तो इस पूरे सर्कल में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम होगा, समेशन ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स ओवर अ कंप्लीट लूप, वो होगा कितना, वो होने वाला है 0। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, वो होने वाला है कितना, वो होने वाला है 0। तो किसी भी डायरेक्शन में चलो, जहां आपको चलना है चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, तो क्या मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, बिल्कुल। मैं इधर से चलना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। ये कौन है, ये नहीं मैं नहीं हूं, ये है पिंटू, पिंटू चल रहा है, पिंटू चल रहा है, नहीं पिंटी चल रही है, पिंटी चल रही है, ठीक है। पिंटी बेटा चलो, पिंटी बेटी चल रही है इधर। कहाँ से जा रही है, पिंटी जा रही है इस पॉइंट से आगे। तो ये जब जाएगी तो पोटेंशियल घटेगा,
आपने लिख दिया -E2। अच्छा, अब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, सर्किट में करंट I मान लो, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अभी तो बताया मैंने, ठीक है। तो कितना बन गया -IR2, बहुत बढ़िया। अब माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये प्लस होगा, तो इसको आपने लिख दिया +E1, और वापस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो -IR1 = 0। रटने वाली बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज को रटो, आपके सामने कॉन्सेप्ट लगा देना, 10-20 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अगर आपने एक सेल लिया, ठीक है, करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सेल, व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सेल और सप्लाइड टू इट, दो केसेस की बात कर रहे हैं, या तो बैटरी रेजिस्टेंस को करंट देगी, या बैटरी किसी सर्किट से करंट ले रही है, या तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है या बैटरी चार्ज हो, काम की बात है बहुत ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें से अच्छे सवाल बन सकते हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम क्या बातें करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अब देखो, एक बैटरी जो होती है, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना मालूम है कि अगर ये एक बैटरी है तो इस बैटरी का खुद का एक छोटू सा रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं भी मालूम है तो अभी सुन लो, डरने वाली बात नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बैटरी है ना, अगर ये बैटरी है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस, ताकि चार्ज फ्लो कर सके, है ना। तो वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को फ्लो करवाती है, कौन, बैटरी। लेकिन बैटरी के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, बैटरी के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अच्छा, और इसके अंदर भी तो आयंस का मूवमेंट चलता रहता है। तो थोड़ी देर के बाद जब बैटरी काम कर चुकी है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, मतलब आयंस को अब एक जगह से दूसरे जगह जाने में, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जाने में ज्यादा मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो कि चेंज हुआ है यूजेज के बाद, ठीक है। इन शॉर्ट, बैटरी के पास खुद का रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आर से डिनोट करते हैं। सर्किट में हम यहीं पे इसको डिनोट करते हैं, यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं एक सर्किट बना के बताऊं, जैसे ये मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, तो इसके पड़ोस में छोटा सा रेजिस्टेंस हमने बना दिया जिसको हम कहते हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी कैपिटल आर, और ये है करंट, ये है करंट। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप एक कंप्लीट लूप में घूमोगे, अगर आप एक कंप्लीट लूप में घूमोगे तो वही लॉ लगा दो जो अभी भी मैंने कहा, किरचॉफ सेकंड लॉ। यहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो माइनस से प्लस यानी प्लस ई, माइनस से प्लस यानी प्लस ई, अच्छी बात है। करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो -IR, हाँ या ना, बोलते चलना है, चुपचाप नहीं बैठना है, घर में बैठे तो भी चिल्लाते जाओ। मैं पूछ रहा हूं, हाँ तो बोलो हाँ, क्लियर है, हाँ सर है, बिल्कुल है। तो अब बताओ इसके आगे क्या बनेगा, यहां जाओ आई की डायरेक्शन में, तो कितना बन जाएगा ये -I इंटू छोटू आर। क्या सभी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख दिए हैं, हाँ सर लिख दिए हैं। तो कितना बन गया ये बन गया =0। तो क्या रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया, ये IR को मैं क्या लिख सकता हूं, IR यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप V लिख सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, ठीक है, दिस इज VAB, इसको आप I टाइम्स ऑफ R लिख सकते हो, ठीक। तो इक्वेशन आपके सामने कुछ ऐसी आ गई, इक्वेशन आपके सामने कुछ ऐसी आ गई, E -IR इक्वल टू I टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो यहां से आप एक वैल्यू लिख सकते हो, यहां पे से आप एक वैल्यू लिख सकते हो स्मॉल r की, E -IR डिवाइडेड बाय I, ऐसा लिख दो। या तो या तो या तो या तो IR को V लिख दो, I इंटू कैपिटल R को V लिख दो। तो ये एक और फॉर्मूला आपके सामने आ गया, एक और फॉर्मूला लिख देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस का, कहां लिख दूं, देखो एक तो ये फॉर्मूला, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में 3-4 चीजें कर दूंगा अभी मैं, I की वैल्यू, I इंटू आर की वैल्यू V रख दूंगा, I को V/R रख दूंगा, तो आपको अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। आपको लगेंगे अरे बाप रे, इतने फॉर्मूले फिजिक्स में, अरे रे 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 रे, फिजिक्स तो बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा, अरे बात कर रहे हो। देखो तो क्या बन जाएगा, R को आपने लिख दिया A माइनस V, I को लिख दिया V/R, V/R। तो ये एक और फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस का, है ना। ऐसे इधर उधर चीजें चेंज करके आप और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं दो केसेस, अब हम लोग देखते हैं दो केसेस इसके। सबसे पहले जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, बैटरी का डिस्चार्ज होना नॉर्मल, स्वाभाविक बात कि बैटरी आपने लगाई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चार्ज निकला, जैसे कनेक्ट करोगे बैटरी से तो ये करंट फ्लो करेगा, ये निकला जैसे आपने इसको क्लोज किया, करंट निकला, करंट घूमा सर्किट में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो जो फॉर्मूला भी हमने लिखे वो डिस्चार्जिंग के ही थे। ठीक है, क्या लिखे सर आपने? बेटा मैंने ये लिख दिया कि E माइनस आई आर माइनस आई छोटू आर इक्वल टू 0। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, E माइनस वी इक्वल टू आई आर, या तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये सब किसकी कंडीशन है? ये सब किसकी कंडीशन है? देखो 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 देखो, आप सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखना, ठीक है? आपका काम आसान बना देता हूँ, आपका काम बना देता हूँ आसान। ठीक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैटरी की चार्जिंग की, मतलब बैटरी करंट ले रही है, बैटरी करंट ले रही है। ठीक है, बैटरी खुद करंट खा रही है, क्योंकि बैटरी के पास उतना पोटेंशियल है नहीं जितना आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है। ठीक, तो बैटरी लेगी करंट, और इस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला आएगा ये, बस ये याद रखो, ये याद रखो। क्या बोला मैंने? पहला फॉर्मूला मैंने बोला कि आई इज वी माइनस ई बटा छोटा आर, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कहा के वी इक्वल्स टू ई प्लस आई टाइम्स ऑफ छोटू आर। बस यहां पे मैंने क्या लिखा था? यहां पे मैंने क्या लिखा था वो बताओ? यहां पे मैंने लिखा था कि v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, नॉर्मल कंडीशन। वहां पे मैंने क्या कर दिया? वहां पे प्लस कर दिया। जो नॉर्मल डिस्चार्जिंग की कंडीशन है उसमें v के फॉर्मूले में अगर माइनस आ रहा था, तो यहां पे आपने क्या कर दिया? यहां पे प्लस कर दिया। इधर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा आपने करंट का? I इक्वल टू वी माइनस सी डिवाइडेड बाय छोटा आर, I इक्वल टू वी माइनस सी डिवाइडेड बाय छोटा आर, और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो? E माइनस वी डिवाइडेड बाय छोटा आर इक्वल टू आई। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? E माइनस वी डिवाइडेड बाय छोटू आर इक्वल टू आई, V माइनस ई डिवाइडेड बाय छोटू आर इक्वल टू आई। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 इस तरह से मॉडिफाई होगा। ध्यान रखने काम की बात है, इसलिए इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इसलिए दो सेपरेट स्लाइड्स पे लेके डिस्चार्जिंग और चार्जिंग मैंने आपको समझाई है। ठीक है, काम की बात बढ़ाते हैं आगे। कब काम आएगा ये? ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर। टर्मिनल पोटेंशियल, कौन टर्मिनल पोटेंशियल? ये पोटेंशियल। ठीक है, कैपिटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल। ठीक है, कैपिटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो ग्रेटर है ईएमएफ से। ठीक, चलो ओपन सर्किट की बात करें। ओपन सर्किट की बात करें, कुछ भी नहीं होता है ओपन सर्किट में, कोई करंट वरंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन केस ऑफ ओपन सर्किट, क्योंकि आप क्या बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। कैपिटल आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं इनफाइनाइट। जैसे ये सर्किट देख लो, अब अगर मैंने ओपन पोटेंशियल कर दिया, खोल दिया इसको, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आर को इनफाइनाइट रख दो उठा के, कैपिटल आर आपने इनफाइनाइट रख दिया इस फॉर्मूले में, तो आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ गई 0। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट। ठीक, तो ओपन सर्किट में V इक्वल टू ई, V इक्वल टू ई। और शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किटिंग में हम क्या करते हैं कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, जब ये किसी बैटरी के अक्रॉस लगता है तो ये करता क्या है? समझो बात को, थोड़ा सा फील करो। करंट निकल रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगा दो एंड्स के अक्रॉस। ये क्या करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगा दो एंड्स के अक्रॉस। लेकिन अगर आपने बैटरी ली और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, खाली तार लेके, खाली वायर लेके इसे जोड़ दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो क्या होगा? करके देखना, दोनों दोनों तार लेना बैटरी के और इसे जोड़ देना, और मन नहीं मत करना, ऐसा फालतू बातें नहीं मत करना। बोलो ये सर ने बोला, यूट्यूब पे बोला, कर भी दोगे और उसके बाद मेरे पे बिल फटेगा। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। मैंने किया था बचपन में, मैंने पता क्या किया था? मैंने दो तार लिए और वो जो 3 पिन होती, 3 पिन में एक यहाँ डाला और दूसरा साइड डाल दिया, वो बटन चला दिया, घर का फ्यूज गया। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया ना भाई, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है उसमें। तो करंट को आप लिखते हैं आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। अब इस सिचुएशन में शॉर्ट सर्किटिंग में आपने ये बोला कि भैया शॉर्ट सर्किट में आखिर हो क्या रहा है? करंट फ्रॉम द सेल इज मैक्सिमम एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। कोई है ही नहीं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल आर है ही नहीं, तो रख दो आर को 0, आर की वैल्यू रख दो 0। तो क्या लिख दिया आपने? V इक्वल्स टू आई आर। अगर ये E है, अगर ये E है तो सिचुएशन क्या बन गई शॉर्ट सर्किटिंग में? V इक्वल टू आई आर इक्वल टू 0, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, कोई रजिस्टर ही नहीं है। ठीक, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में V की वैल्यू 0। चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे। अब आपके सामने बैटरीज के कॉम्बिनेशन आ गए हैं, अलग अलग बैटरीज को अगर आप जोड़ दो, जैसे ये पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने है, एक बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी, और इनके छोटू 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 रेजिस्टेंसेस, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है लोड रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर। तो सबसे पहले तो छोटू आर का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? छोटू आर का इक्विवेलेंट बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टिल Rn। ठीक है, बैटरीज सभी जो हैं एक साथ कनेक्टेड हैं,
दो बैटरीज जब एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होती हैं ऐसे और ऐसे, ये E1 है ये E2 है, तो ई नेट को आप लिखेंगे, तो ई नेट को आप लिखेंगे E1 प्लस E2, दोनों के ही पोटेंशियल डिफरेंसेस एड अप हो जाते हैं, और बैटरी के सिरे उल्टे कर दो, टर्मिनल्स उल्टे कर दो, ठीक है। तो ये मान लो ये E1 है और ये मान लो ये E2 है, तो ई नेट कितना बन जाएगा, ई नेट बन जाएगा कितना, E1 माइनस E2, ध्यान रहेगा। चलो बहुत शानदार। तो ई नेट की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना लिख देंगे आप लोग, E1 प्लस E2 डॉट 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 अप टिल En। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब मान लो कि मैंने n रेजिस्टेंसेस लिए हैं और वो सारे बराबर हैं, सारे इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस लिए, मान लो कि एक कंडीशन दे देता हूं आपको, है ना। वैसे तो देखो एक बात बताओ, इस जनरल केस में सुनो 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 सभी लोग, पहले इस जनरल केस की बात कर लो। इस जनरल केस के लिए करंट कितना कह दोगे, I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि है R प्लस O2 R। अब E को आपको लेना पड़ेगा E इक्विवेलेंट या E नेट, और R को लेना पड़ेगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे मैंने डब्बे में डाल दिया, है ना। अब अगर मान लो कि स्मॉल एन आर बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू कैपिटल आर, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, और अगर कैपिटल आर बड़ा है तो छोटे आर को नेग्लेक्ट कर दोगे। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, अलग से दो फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। कॉमन सेंस यूज करना है। अब इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर अगर स्मॉल R1 इक्वल टू स्मॉल R2 इक्वल टू कितना, सब बराबर है, सब बराबर है, और इसको R कह दो, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 E2 E3 E4 अप टिल En, n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो करंट को मैं I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर ऐसा लिख सकता हूं। करंट को हम लोग I इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दिया, खेल खत्म, ठीक। कब, जब सब बराबर हैं, कब, ये कंडीशन है, केस है ये, ठीक है, एक स्पेशल केस। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे, काफ़ी सारी बातें हो गई इस बारे में। अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में क्या हो रहा है, बैटरीज ले लो, बैटरीज ले लो, बैटरीज, ये रही बैटरी, बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2, बैटरी नंबर 3 4, और ऐसे रेजिस्टेंसेज ले लिया आपने। अब मान लो कि सारे रेजिस्टेंसेज बराबर है, R1 R2 R3 R4 एक जैसे हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, O2 R इक्विवेलेंट, पैरेलल में ना ये लोग तो। और ऐसे आपने कितने कितने कितनी रोज ले ली, ऐसी कितनी रोज ले ली आप लोगों ने, आपने ले ली M रोज, मान लो M रो है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, बन जाएगा छोटू R बाई M, छोटू R बाई M, बन गया, बिल्कुल बन गया। E इक्विवेलेंट कितना होने वाला है भाई साहब, सभी पैरेलल में है, और अगर सब पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल E ही रहेगा, ठीक है। तो करंट को आप क्या लिख देंगे, करंट को आप लिख देंगे I इक्वल टू टोटल पोटेंशियल जिसको आपने लिख दिया E, टोटल पोटेंशियल जिसको आपने लिख दिया E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस को आप कैसा लिख दोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये E इक्विवेलेंट है जो कि E है, ये R इक्विवेलेंट है जो कि R बाई M है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि कैपिटल R है, और ये है करंट बा, कौन, करंट बा, ओके, दिस इज करंट। बोलो रे बाबा, देवा रे देवा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट को आपने लिख दिया स्मॉल r बाई M। इसको आप अरेंज कर लीजिए तो यही फॉर्मूला आपको दिखेगा, M E डिवाइडेड बाई M R प्लस छोटू R। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात दिमाग में जाती है। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम दो कॉम्बिनेशंस को मिक्स करने वाले हैं, मतलब आपने सीरीज भी ले ली, पैरेलल भी ले लिया, सीरीज भी ले लिया और पैरेलल भी ले लिया, ठीक है। तो आपने देखो क्या किया, आपने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ सीरीज में ले लिए, इस तरह से कुछ सीरीज में ले लिए, कितने ले लिए आपने सीरीज में, n रेजिस्टेंसेस सीरीज में ले लिए, और ऐसे पैरेलल में m कॉलम्स बना दिए, m रोज बना दी, ठीक है, रो ही बोलेंगे ना इनको, ये रो होती है ना, रो 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 रो, अरे जो भी है, ठीक है। ये पैरेलल में m है और सीरीज में n है, ठीक। चलो तो क्या बन जाएगा, 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 ई इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ई कितनी बार, n बार, तो ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ ई, n टाइम्स ऑफ ई, बहुत बढ़िया।
छोटू आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, छोटू आर छोटू आर छोटू आर छोटू आर एन टाइम्स, तो छोटू आर कितना बन जाएगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, एक साथ लिख देते है ना, स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये एन है कुल मिल और ये एम है, ठीक है। स्मॉल आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट बन जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। और आपके पास ऐसे एम कॉलम्स हैं, रो कॉलम जो भी है वो समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, टोटल आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा। अब एक गिवन ट्रिप का, एक गिवन एलिमेंट का रेजिस्टेंस एन आर और ऐसे एम है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, टोटल आर इक्विवेलेंट बन जाएगा एक का एन आर, 2 3 4 5 कितने एम, एम से डिवाइड करना पड़ेगा, आर और आर पैरेलल में तो r/2 होता है, आर आर और आर पैरेलल में, 3 r पैरेलल में तो r/3 होता है, m टाइम्स ऑफ r पैरेलल में तो r/m हो जाएगा। अब यहाँ पे nr है पैरेलल में तो ये बन जाएगा nr/m, ठीक है, ठीक 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 ठीक, अरे बोलो रे, है ना। तो ये आपके सामने क्या आ गया, छोटू आर इक्विवेलेंट आ गया। आपको करंट निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आई को क्या लिख देंगे, आई इक्वल्स ई नेट। अब ई नेट कितना है, एन ई है, ई नेट कितना है, एन ई है, एन ई डिवाइडेड बाय टोटल आर इक्विवेलेंट। सर इसका सर्किट कैसा बनेगा, इसका सर्किट बना के दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। ये एन ई और ये एन आर, एन टाइम्स ऑफ छोटू आर, ठीक है। और इस तरह से कितने एलिमेंट्स हैं, इस तरह की कितनी स्ट्रिप्स हैं, इस तरह की एम है, एम, ठीक है, एम एम, ठीक है। ये हमने बना दिया, बहुत बढ़िया। दिस इज एन ई एंड दिस इज एन आर, और ये पूरा कनेक्टेड है, ये पूरा कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो करंट को आपने क्या लिख दिया, करंट को आपने लिख दिया, टोटल पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस एन ई ही रहेगा, तो एन ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर बाय एम प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से आपने आई को लिख दिया एन एम ई डिवाइडेड बाय एन आर। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी फॉर्मूला रटें, आपके सामने पूरी चीज़ें मैं इतने एक एक चीज़ डिराइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठे। देखो रट के अगर तुम लोग जाओगे, थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने घुमाया, अटक जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये पूरा डिराइव करके क्यों बता रहे हो आप, इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, डिराइव क्यों कर रहे हो, हमको तो फॉर्मूले बता दो हम रट के चले जाएंगे। यार ऐसा नहीं होता है रे, ऐसा नहीं होती है एग्जाम क्लियर। क्लियर हो भी जाएगी तो कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आएगी। पढ़ी रहो तो ढंग से पढ़ो, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करो, ठीक है। अगर तुम मान लो कि पढ़ रहे हो तो फिर क्या मतलब, फिर एक अच्छा टारगेट रखो ना अपने लिए, जो भी आपका टारगेट है बढ़ाओ उसको, जो भी टारगेट है उसको बड़ा ऊंचा बनाओ। इतना बड़ा होना चाहिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई तुम बेहतरीन स्कोर लाओ उसमें। अपना स्कोर देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाना चाहिए कि मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है, मैंने अच्छे एफर्ट्स दिए। स्कोर को भी गोली मारो, मैं बोलता हूँ स्कोर भी भाड़ में गया, रोज की आपकी मेहनत आपको खुश करना चाहिए। अगर आपका डेली का काम आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए। आपका वर्क, आपकी लाइफ, आपका रूटीन, आपका एक एक न्यूमेरिकल, आपके कॉन्सेप्ट्स, ये काफी हैं आपको मोटिवेटेड रखने के लिए। और अगर ये मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या है। फिर आप इधर उधर बातें सुनोगे, टाइम टेबल देखोगे, उससे उससे थोड़ी कुछ होता है, फालतूगिरी वो सब, ठीक है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, ज़्यादा ज्ञान अपन देते नहीं है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या होती है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट करंट डिटेक्ट करेगी, मेजर नहीं करेगी, डिटेक्ट। और एमीटर क्या करती है, एमीटर करंट मेजर करती है, अच्छी बात है, ठीक है। एमीटर करंट मेजर करती है। अब बात ऐसी है कि जो गैल्वेनोमीटर है बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा करंट चला गया तो निपट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि हमारी डिवाइस खराब हो, तो हमने सेफ्टी मेजर के लिए एक छोटू सा रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट नहीं शंट, शंट मतलब छोटू सा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये मान लो टोटल करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट गया आई जी, तो यहाँ पे कितना गया आई माइनस आई जी, ठीक है, आई जी आई माइनस आई जी। अब मेजॉरिटी करंट जो है छोटे रेजिस्टेंस में से जाएगा, मेजॉरिटी करंट कम रेजिस्टेंस से जाएगा, क्योंकि करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, हमको मालूम है ना।
तो अधिकतर करंट यहाँ से चला गया, ये सेफ रहा, इसने डिटेक्शन करना था। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया है ये कहलाएगा एमीटर, ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा एमीटर। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो आप ये कहेंगे कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 इक्वल टू V2, V1 मतलब V इक्वल टू आई आर, आई माइनस आई जी इंटू आर एस मतलब शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है इसका, आई जी, इंटू आर कितना है इसका, जी। लिख दो जी, जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ से आप क्या निकाल, जो पूछा जाए वो निकाल सकते हो। शंट का फॉर्मूला डिराइव करना, ये हो गया शंट का फॉर्मूला डिराइव, ये हो गया आई जी इंटू जी, ए जी ओ जी आई जी, लो जी सुनो जी, आई माइनस आई जी, शंट रेजिस्टेंस आ गया है जी, ठीक है जी, ओके जी। ये लो आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये आ गया। आपसे पूछ लिया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आई जी माइनस आई इंटू आर एस अपॉन आई जी। कुछ भी रटना नहीं है, मुझे भी नहीं रटना है, मैं साफ बता रहा हूँ, मैं भी नहीं रटता हूँ, लेकिन एक भी न्यूमेरिकल रुकता नहीं है जीवन में, ठीक है। कि रटोगे तो फंसोगे, समझोगे तो कुछ भी पूछ लिया जाए आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। ये आपके सामने आ गया इसका पूरा, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो डेरिवेशन आपको बताया ये आपके सामने आ गया है। अब इसमें अलग अलग केसेस की हम बात कर सकते हैं कि मान लो आई जी बहुत ही कम है आई से, आई जी जो है वो बहुत ही छोटू है आई से। मैंने जो बनाया था वही है ये भी, बस मैंने शंट ऊपर बना दिया, इन्होंने नीचे बना दिया, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक। चलो आई क्या है, मैक्सिमम करंट जो एंटर कर रहा है, दिस इज द रेंज ऑफ द एमीटर शंट। अगर आप आई जी छोटा लेते हो तो ये फॉर्मूला इस तरह से दिखेगा, नॉर्मल सी बात है, नेग्लेक्ट कर दिया, द फॉर्मूला इज स्टिल द सेम। ओके सो हियर वी गो। अब हमको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो ये रहा आपके सामने रेजिस्टेंस, और ये है हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस। और इस बड़े रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया कि इसमें सीरीज में लगा दिया, वापस से वही बात है, बड़ा रेजिस्टेंस आएगा तो इसमें से कम करंट पास करेगा। सुनना बात को ध्यान से, ये जो सर्किट बना है आपके सामने ये कहलाता है वोल्ट मीटर। ये मान लो ये वोल्ट मीटर है, इसको डब्बे में डाल दो, ये पूरा वोल्ट मीटर है, कांच की केसिंग वेसिंग कर दो, ठीक है। ये आपको वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, किसके अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कहाँ है रेजिस्टेंस, बना दो, जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस है ना, जैसे ये वोल्ट मीटर है। अब इस पूरे को मैं कह रहा हूँ वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट, METER, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है R। क्यों होता है, ताकि इस पूरी ब्रांच में से कम करंट जाए। क्यों कम करंट जाना चाहिए, ताकि ये सेफ रहे। ये छोटी छोटी बातें आगे जाके कॉन्सेप्ट बनते हैं और एग्जामिनर इनमें से ही सवाल बनाता है, और फिर हमसे या तो बनते हैं तो नहीं बनते हैं। कब बनेंगे, जब बातें ध्यान से सुनोगे, सुन रहे हो ना, बनेंगे बस। तो क्या बन जाएगा, ये है आपका RG, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आपको जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जैसे ये मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो आपने इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इस पूरे वोल्ट मीटर को, जिसमें ये एक रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उठा के लगा दो वोल्ट मीटर पैरेलल में, करंट वरेंट आएगा, पास होगा, निकाल लोगे मेरे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, आपने पैरेलल में लगा दिया, तो आप कह रहे हैं कि आर की बात करनी है। आर को क्या लिख सकते हैं आप लोग, आर ये जैसे करंट जा रहा है, करंट पास कर रहा है इसमें से, तो कैन वी राइट V माइनस आई इंटू आर। सर ये क्या लिखा है आपने, V माइनस आई आर, V पोटेंशियल डिफरेंस है एलिमेंट के अक्रॉस, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, या तो चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, V यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज आर आई जी प्लस, एक सेकेंड है ना, देख लो इसको, बता रहा हूँ क्या लिखा है। ये क्या लिखा है सर, मैंने ये ऐसा लिखा है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है कहानी में, क्या इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर जी, मतलब रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर, दोनों के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिख सकता हूँ, टोटल पोटेंशियल लिख सकता हूँ ना, तो वही तो लिखा है, और क्या लिखा है, ये बन गया R इंटू आई जी, V इक्वल टू आई आर, किसके अक्रॉस है ये, इसके अक्रॉस है, प्लस I इंटू आर, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं R की। मैं नहीं कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को रटें, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं कि आप इस फॉर्मूले को याद करें, मैं बस ये कहूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को आपने दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर कर दिया, खेल खत्म, ठीक है। चलो बातें बढ़ाते हैं।
आगे अगला कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ये मान लो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है सर्किट, अगर सर्किट आपका बैलेंस्ड कंडीशन में है, क्या मतलब होता है बैलेंस कंडीशन का? बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंसेस के रेशो जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो क्या होगा? तो बीच में से कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू बी जीरो। और अगर कल को बीच में सर्किट में कोई रेजिस्टेंस बना के रखा है तो आपको मामू बनाया जा रहा है, आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। बोलो रे बाबा, भेजे में जाता है क्या? बात समझ में आती है क्या सबके? ये R1, R2, R3, R4, R5 को निकाल के फेंक देना, ठीक है? कोई फर्क जीवन में नहीं पड़ेगा। इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे? R1 R3 सीरीज में इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा? R1 R3 सीरीज में, R2 R4 सीरीज में, और दोनों आपस में पैरेलल में, दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है? क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। अगली बात मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है? एक ऐसा सेटअप जिसके थ्रू आप एक नॉन रेजिस्टेंस को और एक अननोन रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे। किससे? लेंथ से। अब सर लेंथ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं रेजिस्टेंस को? समझ में नहीं आ रहा है, बात सुन के डाइजेस्ट नहीं हो रही, अजीब अजीब सा लग रहा है? अरे यार, रेजिस्टेंस को आप क्या लिखते हो? रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं R इक्वल टू रो L बाई A। मतलब रेजिस्टेंस तो रिलेटेड है ना लेंथ से, रेजिस्टेंस तो खुद रिलेटेड है लेंथ से। लेंथ के टर्म्स में आप रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। पता है क्या करेंगे? ये बीच में जॉकी है, ठीक है? जॉकी फालतू बातें नहीं सोचनी है। जॉकी मतलब एक एलिमेंट है जिसको आप मूव करेंगे, ठीक? तो आपको अलग अलग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग डिफ्लेक्शन मिलेंगे। अब इस जॉकी को मूव करते हुए लेंथ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट पे ले गया, जॉकी को मूव करते हुए किसी एक ऐसे पॉइंट पे मैं ले आया कि वहां पे ये लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है, इतनी लेंथ के करस्पॉन्डिंग L1 के करस्पॉन्डिंग कुछ रेजिस्टेंस होगा, L1 के करस्पॉन्डिंग कुछ रेजिस्टेंस होगा, R1 कह दो, R1 कह दो। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 कह देता हूँ, L1 के करस्पॉन्डिंग। L2 के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उसको R2 कह देता हूँ, ठीक है? तो आपने इतनी लेंथ पे इसको टच किया कि उस सिचुएशन में जो नॉन रेजिस्टेंस इसको कह दो, क्या कहते हैं इसको R3 कहते हैं, या चलो इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 कह देते हैं, ठीक है? थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो उस समय पे लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंसेस के रेशियो थे R1:R3 वो बराबर आ गए R2:R4 के। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? उससे भाई साहब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई। और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई तो बीच में से कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब IG गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो। मतलब जैसे ही आपको गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो मिला, आपने ये कह दिया कि भाई साहब जो रेजिस्टेंसेस है वो आपस में सेम रेशियो में है। मतलब R1:R2 इज R3 बराबर R4। और इसको आपने क्या लिख दिया? 3/4 को सुनना, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और R को आपने लिख दिया रो L बाई A, तो R3 को आपने लिख दिया L और R4 को लिख दिया 100 - L। तो मतलब आपके पास एक तरीका आ गया लेंथ और रेजिस्टेंस को कंपेयर करने का, लेंथ और रेजिस्टेंस को कंपेयर करने का। अच्छा, लेंथ और रेजिस्टेंस को कंपेयर करने का, ठीक है? तो यहां से आप कंपैरिजन करके R1 मालूम है, L मालूम है, 100 - L मालूम है, R2 नहीं मालूम है, तो उसको निकाल सकते हैं। इसी बात है, बस जाती बात दिमाग में। डाइजेस्ट हो रहा है? ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा? होना नहीं चाहिए, इतना कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं अभी मैंने, फटाफट बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। चलो देखते चलो। अगली बात सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, काम की बात है। क्या होता है पोटेंशियोमीटर में? काम की बातें बता रहा हूँ सिर्फ। प्राइमरी और सेकेंडरी दो सर्किट होते हैं आपके सामने, ठीक है? ये रही आपकी प्राइमरी सर्किट की मेन बैटरी E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रिहोस्टैट जिसको हम कहते हैं। सेकेंडरी सर्किट की बैटरी E' कह दो, ओके? गैल्वेनोमीटर। और वापस वही बात कि अब आप क्या करोगे? अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे। जैसे ही आप अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। और एक बैटरी के करस्पॉन्डिंग मान लो आपको कुछ लेंथ मिली L1, सुनते चलना, एक बैटरी के करस्पॉन्डिंग
आपको लेंथ मिली L1, बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। आपने बैटरी हटाई, आपने दूसरी बैटरी लगाई, अब फिर से वही प्रक्रिया आप दोहरा रहे हो, फिर से वही दोहरा रहे हो, आप लोग वापस कर रहे हो, ठीक है। आपको फिर से लेंथ मिल गई E2। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो लेंथ के बेसिस पे, बैलेंसिंग लेंथ के बेसिस पे दो बैटरीज को आप कंपेयर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये एप्लीकेशन है गैल्वेनो, एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। काम की बात है। प्राइमरी सर्किट कंटेन्स ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज एंड रिहोस्टेट, सेकेंडरी सर्किट कंटेन्स ऑफ बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर, आपके सामने दिख रहा है साफ साफ। एप्लीकेशंस की बात करूं तो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, कंपैरिजन ऑफ द टू बैटरीज, टू ईएमएफ्स जो बाहर के आपने लगाया, अभी मैंने कर करके दिखाया था, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी बैटरी, कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेज, लेंथ मिल गई मतलब रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, R1:R2 का रेशियो मिल जाएगा आपको, टू फाइंड आउट द करंट इन द गिवन सर्किट। अच्छी बात है। अब देखो, अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात करें जो कि है कंपैरिजन ऑफ सेल्स, कंपैरिजन ऑफ सेल्स, तो डायरेक्टली आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ये ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला है, ये यही कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला है, ठीक है। हम लिख रहे हैं E proportional to L, that means E by L is some constant, E by L is some constant K, और अगर E by L constant है तो आप E1 by L1 को E2 by L2 लिख सकते हो क्या? तो लिख दिया आप लोगों ने, E1 by L1 को E2 by L2 आपने लिख दिया, और वहीं से आपने कह दिया E1 by E2 is L1 by L2, तो आपने कंपैरिजन कर दिया बैटरीज का उनकी लेंथ से, ठीक है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की वही बात है, कोई नई बात इसमें नहीं है। हमने कहा कि भाई साहब E माइनस आई आर माइनस आई छोटू आर इक्वल टू 0, वही सर्किट जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में, उसी उसी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं। क्या लिख दोगे आप इधर से? आप लिख दोगे स्मॉल r इज नथिंग बट E माइनस आई आर को लिख दिया V डिवाइडेड बाई आई को लिख दिया V बाई R, कोई नई बात नहीं है, ठीक। फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का, फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। क्या E माइनस वी बाई वी को, क्या E माइनस वी बाई वी को मैं E बाई वी माइनस वन, E बाई वी माइनस वन ऐसा लिख सकता हूं, टाइम्स ऑफ R, ठीक। E जो है एक बैटरी, एक पोटेंशियल ड्रॉप, V दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप, E के करस्पॉन्डिंग L1, V के करस्पॉन्डिंग L2, तो E बाई वी को, E1 बाई E2 को L1 बाई L2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, E बाई वी को, E बाई वी को आपने लिख दिया L1 बाई L2 माइनस वन टाइम्स ऑफ R, और यही फॉर्मूला आपको ऐसा मिलेगा, सेम वन एंड द सेम थिंग, ठीक। तो काम की बातें हैं सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आइए अब करते हैं सवाल तेज रफ्तार में। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकंड। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम 1 सेकेंड, चार्ज इक्वल टू NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट अपॉन E। करंट दे के रखा है आपको 4.8 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 3, तो ये बना 3 इंटू 10 टू दी पावर 19, जो कि है ऑप्शन ए। आसान सवाल, बेसिक सवाल। बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल, देयर आर टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम मटेरियल एंड रेडियाई आर एंड 2R, एक वायर दूसरा वायर। पढ़ते चलो साथ साथ में, आंसर देते चलना है, कथा नहीं सुननी है। आपका आंसर मुझसे पहले आना चाहिए। अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में हो, आपको एग्जाम लिखनी है, आपको टॉप करना है, आपको रैंकर बनना है, मुझे नहीं बनना है, मुझे एग्जाम नहीं देनी है। आपका आंसर मुझसे पहले आना चाहिए। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग, ठीक है। सुनना नहीं है, बैठ के लिखते चलो और मैच करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल टेस्ट के फॉर्म में करो। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेज, ρ1:ρ2 का रेशियो चाहिए। क्या आंसर आएगा? ABCD ABCD ABCD। क्या रेशियो दिया है? R:2R, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। उल्लू बनाया जा रहा है तुम लोगों को, पागल बनाया तुम लोगों को। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी होती है प्रॉपर्टी मटेरियल की। मजा आ गया, पागल बन गए बच्चे। क्या बन गया? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये थोड़ी चेंज होगी यार। लेंथ चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो। दिस इज गोइंग टू बी 1:1, दिस इज गोइंग टू बी 1:1, ठीक है।
आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, लेकिन लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, लिख लेना, इट्स अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। अगला सवाल आपके सामने है ये, करंट इन अ कंडक्टर, current in a conductor varies with time as I equal to 2t plus 3t square, 2t fruity, I equal to 2t plus 3t square, okay, where I is in ampere and t is in second, electric charge flowing, चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I को हम लोग लिख सकते हैं dq by dt, तो हम लोग क्या लिख देंगे, dq by dt इक्वल टू 2t plus 3t स्क्वायर, ओके 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 ओके, तो dq को आपके लिख दोगे, dq को आप लिख देंगे 2t plus 3t स्क्वायर dt, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, इसको कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0 से q, लिमिट क्या 2 से 3, तो बोलो जरा कितना बन जाएगा ये, बोलो रे बाबा कितना बन जाएगा ये बन जाएगा q इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2, अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस 3t क्यूब बाई 3, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं बैठा कोई जिसको इंटीग्रेशन ना आता हो, सर ये क्या कर दिया, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है नहीं आता है, 11वीं क्लास का पढ़ो फिर से, तो लिमिट्स रखो 0 से लेकर नहीं, 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3, 2 to 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 प्लस 2 से 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, कितना बन गया ये 5 प्लस कितना होता है ये 19, 5 प्लस 19 कितना होता है 24, सो 24 इज द आंसर। तेज रफ्तार में बातें बढ़ाते हैं आगे। व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 1 मीटर, सॉरी लेंथ L है, 1 मीटर नहीं है, 1 पढ़ाई में आया मुझे, length L and resistivity R is bent into a complete circle resistance between two diametrically opposite points। अब एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R मान लो, आपने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया, ओहो हो, और ऐसे जोड़ दिया, ओहो हो, तो एक रेजिस्टेंस ये बन गया, एक रेजिस्टेंस ये बन गया। अब क्या हमको ये मालूम है कि जो R होता है वो रो L बाय ए होता है, हाँ सर मालूम है, तो अगर आप लेंथ आदि कर दोगे, क्या इन दोनों की लेंथ आदि आदि हो गई है, बिल्कुल हो गई है, उनके रेजिस्टेंस भी आधे आधे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, तो क्या इसको मैं R/2 और इसको भी मैं R/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, तो क्या R इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में, R और R पैरेलल में R/2 होते हैं, R/2 पैरेलल में कितने हो जाएंगे, R/4 हो जाएंगे, तो क्या आंसर मिल गया, हाँ सर मिल गया, कितना मिल गया R/4, ओके बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, क्या दिया, I करंट बराबर 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, क्या निकालना है आपको, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, चार्ज निकाल, dq बाई dt, डायरेक्टली अब मैं कर रहा हूं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt, अच्छी 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 बात है, ठीक, कर दिया आपने इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड, तो चार्ज q इज 3t टू दी पावर 3 बाई 3, यानी कितना बचा t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, यानी कितना बन गया ये, सिंपली t स्क्वायर बना प्लस 5t, लिमिट कितनी रख दोगे यार, लिमिट रख देंगे आप लोग 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, किससे लेकर 2, 0 से लेकर 2, तो कितना बन जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू 2 10, 10 ही होता है ना, 5 2 करके देख लो, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक, तो कितना आ गया ये 12 और 10 12 और 10 कितना होता है ये 22, तो आंसर आपका आ गया 22 कूलम। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे तेज रफ्तार में। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दी 2 मीटर, है ना, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है, V दे के रखा है 200 वोल्ट, इज इतना, मोबिलिटी पे सवाल आ गया, पढ़ा है मोबिलिटी, है ना, देखो सवाल है मोबिलिटी पे, बढ़िया 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 बढ़िया, मजा आ गया, करो जल्दी से तेज रफ्तार में, कितना बन जाएगा, म्यू 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 इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई ई और V में क्या रिलेशन होता है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे V यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, पता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, और ये 200 वोल्ट लिखा हुआ है, V से भी काट मत देना, बोलोगे 200 इक्वल टू क्या फायदा, ये कुछ भी नहीं है वहां तो तो ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L, है ना, तो E कितना आ गया। अब देखो मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे रटा सकता हूँ आपको, V बाई L लिख दूं, तो ये फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा VD अपॉन V इंटू L, कुछ नहीं रटना है, फालतू दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बस बेसिक बातें याद रखो, सवाल देखो कैसे बनता है,
है ना। क्या हो जाएगा ये V/L, V है 200 और लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर, तो ये आ गया 100। तो E की वैल्यू 100, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 0.5 यानी 1/2 और E की वैल्यू 100, तो ये कितना आ गया, ये आपके सामने आ गया 0.10/2। ठीक है, इसको आप लिख दो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। मैं ऐसे ही कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तरीका तो आप भी कर सकते हो ऐसे ही, वरना जो तरीका आप कर रहे हो वही करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻, ठीक। दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। तो अब बातों को बढ़ा देते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। पढ़ो जरा सवाल को। द आइडेंटिकल कंडक्टर्स मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर आर गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द रेशो 1:2। V1:V2 का रेशो देके रखा है आपको 1:2, है ना। देन द रेशो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, देन द रेशो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। अब देखो आपसे ये क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो बताइए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में तो सर हमने कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं हमको कभी। अरे देखो 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 देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले जिसने लेक्चर ध्यान से सुना है, मैंने बताया था V = U+80 अगर आप सोनटू और मोन्टू के लिए लगाओ, है ना, तो आप लिख सकते हैं U तो जीरो है, U तो जीरो, तो V यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो कि होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आ गया, बिल्कुल आ गया। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। क्या होता है वो, क्या होता है, E=V डिवाइडेड बाई L, ठीक है, टाइम्स ऑफ टाउ, टाइम को हम लोग टाउ कहते हैं, टाउ, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो आपसे ये कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स जिनको आपने सेम टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, उनसे उस सिचुएशन में एल एल सेम, आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, एल सेम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, मास तो सेम होता ही है, रिलैक्सेशन टाइम भी सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो टक्करों के बीच में रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सेम। यानी पूरी कहानी डिपेंड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आप कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का जो रेशियो आएगा VD1:VD2, दैट इज नथिंग बट V1/V2। तो आंसर आपका आ जाएगा ए, आंसर आपका आ जाएगा ए। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियोज बराबर, यानी ऑप्शन 1:2, ठीक। अच्छी बात थी, अच्छा सवाल था, इस पर मैं लिख रहा हूँ IMP, ठीक है, IMP मतलब अच्छा सवाल, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगला सवाल। ईच रेजिस्टेंस इन दी सर्किट इज 10, ये R की वैल्यू 10, R R R R। दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, हम लोग देख चुके हैं कि ये सीरीज, ये भी सीरीज और आपस में पैरेलल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एड अप करके आप इसको 2R और इसको 2R लिख सकते हैं, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा 2R/2, यानी R इक्विवेलेंट आने वाला है 2R/2, मतलब R की वैल्यू 10, तो आंसर है ए। तो बातें बढ़ा देते हैं आगे। What will be the equivalent resistance between the point A and D? A and D, D पॉइंट कहाँ है, ये है पॉइंट D। क्या पॉइंट B और पॉइंट C शॉर्ट ओपन सर्किटेड है, क्या ये ओपन सर्किट है, क्या ये ओपन सर्किट है, तो क्या यहाँ पे कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा, करंट आएगा, यहाँ जाएगा और घूम फिर के यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। आपको ए और डी के बीच के पोटेंशियल की बात करनी है, तो क्यों ना हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर लें, क्यों ना हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर लें थोड़ा अच्छे से, है ना, थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं सर्किट को रीड्रॉ। देखो ए पॉइंट रेजिस्टेंस की बात, एक और रेजिस्टेंस, ठीक है, ई पॉइंट, और यहाँ पे आपने ऐसे बैटरी बैटरी लगा दी होगी, ये आपने बैटरी बैटरी इधर लगा दी, चलो बहुत अच्छी बात है, ओके, बहुत 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 अच्छी बात है। ये ए और ये डी, ठीक, यहाँ पे 10 सारे 10 10 हैं, आर लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, आर 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 और ये भी आर, ठीक। अब ये वापस वही बात आ गई, 2R पैरेलल में, तो वापस से आर बन गया, तो आर आर और आर, नेट कितना बन गया आपका, नेट बन गया आर इक्विवेलेंट 3 टाइम्स ऑफ आर। 3 टाइम्स ऑफ आर का मतलब कितना, 30, तो आंसर कितना आ गया, 30 ओम आ गया, सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो बातें बढ़ा देते हैं आगे। 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम आर कनेक्टेड, आर कह दो इसको, आर कह दो, आर आर आर। चलो अब देखो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर ए है, तो ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी, नहीं नहीं नहीं,
ये पॉइंट भी ए है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इफ दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक ठीक ठीक। इफ दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज एफ, सुनना बात ध्यान से, इसको भी मैं एफ कह रहा हूं, इसको भी मैं एफ कह रहा हूं। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ए एफ, अच्छी बात है। इसके अक्रॉस ए एफ, अच्छी बात है। और तीसरे के अक्रॉस भी ए एफ, अच्छी बात है। तो क्या ये तीनों ही आपस में, क्या ये तीनों ही आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? बिल्कुल है। कैसे जज किया सर, एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से सुन लो। 1 2 3, जितना पोटेंशियल यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ, तो तीनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आप लोग कह देंगे, आप लोग कह देंगे कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो R/3 होगा, और R की वैल्यू 3 है, तो 3/3 होता है 1, सो द आंसर इज 1 ओम, आंसर इज 1 ओम। चलिए अगला सवाल। देयर आर 5 इक्वल रेजिस्टर्स, 5 बराबर रेजिस्टर्स हैं जिनको कि हमने R कह दिया, ठीक है। The minimum resistance possible by the combination is 2 ohm. Minimum resistance, just a second. मिनिमम रेजिस्टेंस कहानी में कितना पॉसिबल है? मिनिमम रेजिस्टेंस पॉसिबल है 2 ओम। और मिनिमम कब होता है? जब ये पैरेलल में, जब ये पैरेलल में लगा दिए जाएं, तो वो हो जाएगा R/5, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको देके रखी है 2। दी मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी कितना? तो सबसे पहले तो आप R की वैल्यू निकाल दो, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, 5 दूनी 10, 10 आ गया, 10 ओम। अब R मैक्स कितना हो सकता है? R मैक्स तब होगा जब आप उसको सीरीज में लगा दो। लिखते चलना है, बात है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिखते चलना। तो ये कितना बन जाएगा? बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ R, मतलब 5 × 10, जो कि होता है 50 ओम, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल था, सिंपल। क्या बोल रही पब्लिक? मजा आ रहा है? बचाएंगे, चलो जल्दी, 50 ओम, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू। क्या कहता है सवाल? An infinite sequence of resistance is shown in the figure. The resultant resistance between infinite series, ठीक है। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस इनफाइनाइट, इसको देखो, ठीक है। पैरों में बंधन है, रेजिस्टेंस ने मचाया शोर, इसको छुपा दो। अब देखो, फिर से वैसे ही दिख रहा है। पैरों में बंधन है, रेजिस्टेंस ने मचाया शोर, कहीं पे भी छुपा दो उसको, कहीं भी छुपा दो, ठीक। आपको हर बार सर्किट वैसा ही दिखेगा। मतलब अगर मैं इतना एलिमेंट हटा भी दूं, अगर मैं एक सागर में से, समुद्र में से, ओशन में से एक बाल्टी पानी निकाल भी लूं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना जो है, इसको अगर आप R इक्विवेलेंट कह दो तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसको R इक्विवेलेंट कह दो तो भी कोई बुराई नहीं है। तो आप सर्किट को रीड्रॉ कैसे, आपने इतना निकाल दिया, स्टिल दिस इज R इक्विवेलेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने नेट कितना लिख दिया? आपने लिख दिया R1 R2, ठीक है। आपने लिख दिया R1 R2, और ये है R इक्विवेलेंट, ये है R इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। अब R इक्विवेलेंट को आप क्या लिखोगे? इसका भी इक्विवेलेंट, वो और ये बराबर ही होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, ठीक है, ठीक है। R इक्विवेलेंट, ठीक। आप अब लिख दोगे R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट और R2 का पैरेलल, R इक्विवेलेंट और R2 का पैरेलल, जो कि कितना हो जाएगा? जो कि हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट प्लस R2, है ना। और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन R1 के साथ, प्लस R1 प्लस R1 प्लस R1, ठीक है। तो ये आ गई आपके सामने नेट वैल्यू। अब आपको निकालना क्या था? आपको तो रिजल्टेंट ही निकालना था। R1 और R2 की वैल्यू आपके सामने है, तो उठा के रख दो, उठा के रख दो। क्या बन जाएगा ये? अगले पेज पे ले लें क्या इसको? अगले पेज पे ले लें। आपने लिख दिया, तेज रफ्तार में सॉल्व करते चलो, जल्दी 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 जल्दी। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू R2। R2 की वैल्यू आपने कितनी रख दी? R2 की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है। R2 की वैल्यू 2 रख दी, अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R2, है ना, प्लस R1। R1 की वैल्यू 1 थी,
R1 की वैल्यू 1 थी, बस खेल खत्म, खेल खत्म। यहाँ बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस 2 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इक्वल्स टू 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस, ठीक है। इस इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व, इस इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व। आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब आर इक्विवेलेंट अगर मैं कॉमन निकालूँ तो आर इक्विवेलेंट -1 इक्वल टू 2। ऑप्शन से मैच कर लें, ऑप्शन से मैच कर लें, दो रख के देखें, दो रख के देखें यहाँ पे। तो 2 - 1, हाँ आ रहा है, -1 इक्वल टू 2। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2 ओम। इसका आंसर आ गया 2। पानी पी लिया जाए एक घूंट। चलो, बहुत बढ़िया। बातें बढ़ाते आगे, ये भी गो। अगला सवाल। A wire of resistance R is cut into n equal parts. These parts are then connected in parallel. The equivalent resistance of the combination. अब अगर आपने n parts में एक वायर को ब्रेक कर दिया तो हर इंडिविजुअल पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो n टाइम्स घट जाएगा। तो ये R बाई n हो गया, और आपने इस तरह से इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस आर बाई एन है, तो 1 बाई एन टाइम्स ऑफ आर बाई एन बन जाएगा, जो कि आर बाई एन स्क्वेयर बन जाएगा, आर बाई एन स्क्वेयर। सो दिस इज द आंसर डी, ठीक है। जल्दी से देख लो, इस बात में किसी को भी कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की तो नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है ये। इन द फिगर अ पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन। अब ये सबसे पहले तो एक छोटा सा चेंज इसमें करो। दिस इज 20, दिस इज 20, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज नॉट 2, दिस इज 20। अब इसको देखो, बढ़िया सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आपको ये पता करना है कि जो करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में, करंट जो फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ए से बी, बी से ए। तो थोड़ी देर के लिए मान लो मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूं। तो अगर ये पॉइंट ए है, इफ आई गो फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट, तो क्या पोटेंशियल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ। तो क्या पोटेंशियल घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो क्या मैं इसको 20 माइनस ई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पोटेंशियल 20 वोल्ट है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, मैं ये ऑब्जर्व करूँगा कि जो करंट है वो बी से लेकर इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आंसर आप क्या दे देंगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन्स आंसर इज सी। लॉजिकल, ठीक है, सिंपल लॉजिक। बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। अगला सवाल पढ़ो। अ सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 1 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब अभी अभी हमने कम से कम 10 बार इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा है ना, कई तरीके से। नहीं याद आ रहा है तो सर्किट बना लिया करो। कैसा सर्किट, ऐसा सर्किट, ऐसा सर्किट बना लिया करो छोटू सा, है ना। दिस इज ई, दिस इज छोटू आर, दिस इज कैपिटल आर। सो ई माइनस आई आर माइनस आई छोटू आर इक्वल टू 0। तो इसको आप v लिख सकते हो। तो छोटू आर इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई, और आई को आप लिख सकते हो v बाई आर। तो ये आप लोग इस तरह से बातों को जस्टिफाई कर सकते हो। तो डेटा उठा के रख दो भाई साहब जल्दी, तेज रफ्तार में। क्या बन जाएगा ये, ई माइनस वी, ई कितना है, ई कितना है, ई कितना है, ई कितना है, ई है 1.5, 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 आधा, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाई वी, वी कितना है, एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज 1, ठीक है। तो दिस इज 1 इनटू आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 2। तो आंसर आपके सामने कितना आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर आपके सामने कितना आ गया, सिंपल सिंपल सी बात, कितना आ गया ये, 1 ओम आ गया, ठीक है। दैट मीन्स द आंसर इज सी। ओके, बात बढ़ाते हैं आगे।
अगला सवाल, बैटरी हैविंग ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1/2 ओम, अच्छी बात है, कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना है 4.5 ओम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है V निकालना है। तो स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल R, ऐसा लिख सकते हैं। E माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल R, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो छोटू r कितना बोल दिया आपने 1/2 इक्वल्स टू E माइनस वी, 5 माइनस वी, ठीक है, E माइनस वी -1 एलसीएम ले लो, टाइम्स ऑफ कैपिटल आर को आपने लिख दिया 4.5, ठीक, 4.5 तो कितना बन गया ये एक्सप्रेशन आपके सामने कितना बन गया 4.5 डिवाइड कर दो, तो 5 माइनस वी बाई वन माइनस 1 इक्वल टू 1/9, ऐसा अजीब सा आ रहा है ये तो कुछ है ना, इसको डिवाइड कर दो 4.9 इंटू 2, 4.5 इंटू 2 9 बन जाएगा, ठीक, सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, तुम भी करते चलना, रट के नहीं आया हूँ घर से, सामने कर रहा हूँ तुम्हारे सब सॉल्व, तो गलती हो सकती है, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/v इक्वल टू 5/v इक्वल टू 1/9 प्लस 1, 1/9 प्लस 1 कितना बन जाएगा 10/9। तो v तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है यार, v तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, कितना आ रहा है ये आ गया 2, है ना, तो v की वैल्यू 9, हाँ आ गया, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ना, v की वैल्यू आ रही है 9/2 यानी 4.5 वोल्ट की बात है, ठीक है, ये आ गया 4.5 वोल्ट। सो दी आंसर इज 4.5 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। अब बातें बढ़ा देते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है ये, इन दी सर्किट E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू 2 वोल्ट, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 4 ओम, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो ये और ये आपस में पैरेलल में है, ये और ये आपस में पैरेलल में है, तो क्या मैं इस सर्किट को इस तरह से बना सकता हूं, क्या मैं इस सर्किट को इस तरह से बना सकता हूं, मैंने ये लिख दिया E2 E3 और E1 का इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है, तो इसको मैंने 2 वोल्ट लिख दिया। R1 और R2 का इक्विवेलेंट 4 ओम पैरेलल में 2 ओम, 2 ओम, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या भाई साहब, आपको निकालना क्या, दी करंट फ्लोइंग बिटवीन दी पॉइंट्स ए एंड बी, आपको निकालना है करंट की वैल्यू जो यहाँ से फ्लो कर रही है सर्किट में, बड़ी अच्छी बात है। तो इसको हम आई लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग 2, और ये E2 कितना, ये भी 2 है ना, दिस इज ऑल्सो 2, तो नेट कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ई नेट कितना लिख देंगे सर्किट का हम लोग, ई नेट 2 + 2 सेम सीक्वेंसिंग में ना 4 डिवाइडेड बाई 2 आई इक्वल टू वी बाई आर, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 2 एम्पियर। आंसर कितना आ गया आपका 2 एम्पियर आ गया आपका जवाब, ठीक है। तो चलिए बातें को बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस रीड द क्वेश्चन व्हाट इट सेज, इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज 2.4 एम्पियर, कितनी है एमीटर की रीडिंग, A1 की रीडिंग कितनी है 2.4 एम्पियर, मतलब इसमें करंट कितना है, करंट कितना है I1 बोल दो 2.4, अच्छी बात है। द एमीटर रीडिंग ऑफ इसका I2 आपको निकालना है, वो कितना होगा, वो कितना होगा, द एमीटर रीडिंग ऑफ A2 विल बी हाउ मच, A2 की वैल्यू निकालनी है, नेग्लेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, द रीडिंग ऑफ एमीटर A2 विल बी हाउ मच, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 10 ओम पोटेंशियल देके रखा है मैंने, करंट समझा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि मान लो ये I2 है, दिस इज I2, दिस इज 30, दिस इज 20 एंड दिस इज I1, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, सो यू कैन से V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू I इंटू R, R कितना है, R कितना है, उसका रेजिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है 20, इक्वल टू V2 कितना है, V2 आपके सामने है, V इक्वल टू IR, I यानी I2 इंटू 30, I2 इंटू 30, तो ये कितना बन जाएगा I2 इंटू 30, ये कितना बन जाएगा I2 इंटू 30, है ना, और ये I1 को हमने कितना लिख दिया, I1 को हमने लिख दिया 2.4, सो 2.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कैंसल आउट, 3.8, तो I2 कितना आ गया 0.8 इंटू 2 यानी 1.6 एम्पियर, दिस इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, 1.6 इज द आंसर। आसान बात थी, तो चलिए जल्दी से तेज रफ्तार में बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये,
देख लो, करो, ट्राई करो, सिंपल बात है। देखो क्या कहता है सवाल, कितना 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 कितना, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। 4 में से 1 चला गया, 3 बच जाएगा। 3 में से 1.3 चला गया, 3 माइनस 1.3, 1.7। आई की वैल्यू आ गई 1.7। हलवा था बिल्कुल। लूप लॉ पे बेस्ड, समेशन ऑफ करंट थ्रू एनी जंक्शन इज गोइंग टू बी जीरो। पहले यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। कोई नई बात, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। चलो, अब एक अच्छा सवाल आ रहा है आपके सामने, पढ़ो उसको। दी एन रोज ईच कंटेन्स एम सेल्स। एन रोज और सब में क्या है, एम सेल्स इन सीरीज आर ज्वाइंड इन पैरेलल। ठीक है, एम सेल्स हैं और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे, है ना। कितने, एम कितने हैं, ये सीरीज में कितने हैं, एम सीरीज में है। और इनकी कितनी रोज हैं, इनकी कितनी रोज हैं, इनकी एन, है ना, रोज हैं। बड़ी अच्छी बात है, एन रोज हैं। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो क्या बोल रहा है ये, मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जैसे ये मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये है आपके सामने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको कि हमने लिख दिया कुछ आर। अब मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि सर्किट में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 10,000, 10,000। तो एम आर, एक 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 क्या कहते हैं इसको, एक कॉलम वॉलम नहीं लिखा है ना, एन रोज कंटेनिंग एम सेल्स। एक सीरीज का कितना बन गया, एन टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ आर बन गया। ठीक है, तो ये एक, जैसे ये मान लो एन ई है, और इसका कितना बन गया, एम टाइम्स ऑफ आर बन गया। और ऐसे कितने हैं पैरेलल में, एन पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट को आप कितना लिख देंगे, एम आर बाई एन। आर इक्विवेलेंट को आप कितना लिख देंगे, छोटे आर इक्विवेलेंट को एम आर बाई एन लिख देंगे। ठीक है, और करंट मैक्सिमम कंडीशन में कब होता है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, वो तब होता है जब इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम करना है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके हम निकालते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखिए दैट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल, सो आर इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू आर, है ना। तो आपने लिख दिया एम आर बाई एन इक्वल टू कैपिटल आर, इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो क्या निकालना, क्या अपने को डेटा क्या देके रखा है, हाँ हमको m और n की वैल्यूज निकालनी है, हमको m और n की वैल्यूज निकालनी है। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसको इरेज कर दूं, अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। आपको क्या बोल के रखा है, आपको बोल के रखा है द टोटल नंबर ऑफ सेल्स यूज आर 24। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। सो एम आर बाई एन, एम आर बाई एन इक्वल टू कैपिटल आर। सो एम बाई एन की वैल्यू आपने निकाल दी, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर 3, छोटा आर 1/2। तो एम बाई एन की वैल्यू आपके सामने आ गई 6। और 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 टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, m इंटू एन। वो कितना दे के रखा है, 24 दे के रखा है। वो कितना दे के रखा है, वो 24 दे के रखा है। m इंटू एन कितना हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा 24, 24। ठीक, तो m को 6 टाइम्स ऑफ n रख दो, 6 टाइम्स ऑफ n इंटू एन इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, है ना। तो ये बात है, ये फंडा है, देख लो ध्यान से। ठीक है, क्लियर है बात, बातें बढ़ाएं आगे। अच्छा सवाल था। 12 और 2 यानी आंसर क्या आ गया, कौन 12 कौन 2, एन, एन 12 एम 2, एन 12 एन 12 एम 2, यानी आंसर इज डी। ठीक, चलो 21वां सवाल आपके सामने आ रहा है, ये पढ़ो जरा सवाल को। टू रेजिस्टेंसेज, टू रेजिस्टर्स whose values of resistances are in the ratio of 1:2 are connected in parallel with one cell the ratio of the power। पैरेलल में v सेम रहता है, पैरेलल में v सेम रहता है, सो पावर इज v स्क्वायर बाई आर। p1 by p2 is r2 by r1, p1 by p2 is r2 by r1, p1 by p2
इज R2/R1। तो कितना लिख दिया आपने, R1:R2, 2:1 दिया, तो ये बन जाएगा 1:2। ठीक है, P1:P2, 1:2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो आ जाओ अब 22वें सवाल पे। 22वां सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो क्या कहता है। वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5%, its rated value, the percentage of the rated value by which the power is going to decrease। potential drop कितना हुआ, percentage drop in potential delta V by V into 100 is 2.5%। आपने निकालना है डेल्टा P by P into 100। ठीक है, कितना होगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि पावर, सबसे पहले तो ये बताओ कि पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। आपने लिखा P इक्वल्स टू, आपने लिखा P इक्वल्स टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R। R सेम है तो डायरेक्टली आप लोग आपके कौन सा कॉन्सेप्ट होता था यार, वो क्या बोलते थे, क्या नाम भूल रहा हूँ यार मैं, क्या बोलते थे उसको, एरर, एरर नाम याद नहीं आ रहा था। बताओ, एरर का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P बाई P इंटू 100 यानी परसेंटेज चेंज इन P इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन V। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो परसेंटेज चेंज इन P आपको निकालना है, डेल्टा P बाई P इंटू 100, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, डेल्टा P बाई P इंटू 100 आ जाएगा 2.5 × 2, 2.5 × 2 यानी 5% आपका आंसर आ गया। डेल्टा P बाई P इंटू 100 5% है, सिंपल बात थी। ठीक, चलो अगला सवाल आपके सामने। 2 सिमिलर हीटर कॉइल सेपरेटेड बाय सेपरेटली टेक्स 10 मिनट टू बॉयल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। अगर दोनों को आपने लगा दिया सीरीज में, तो सीरीज में लगाने के बाद ये कितना टाइम कंज्यूम करने वाली है। अब अगर आपने इनको सीरीज में लगा दिया, ठीक है, ये कह रहा है कि 2 सिमिलर हीटर कॉइल्स हैं और उनको 10 मिनट लग रहा है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर बॉईल करने में। ठीक है, तो पावर को आपने लिखा V स्क्वायर बाई R, है ना। तो आप हीट को क्या लिख सकते हैं, यू नो दैट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम होती है। एनर्जी, पावर क्या होता है, पावर इज रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, पावर इज रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इजंट इट। अब आप ये बात कर रहे हैं कि अगर 2 सिमिलर हीटर कॉइल्स हैं और उनका टाइम आपको 10 मिनट दे के रखा हुआ है कुछ अमाउंट ऑफ पानी बॉईल करने के लिए, अगर आप उनको सीरीज में लगा दें तो जो नया रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस कितना बन गया, 2 गुना बन गया। नया रेजिस्टेंस कितना बन गया, 2 गुना बन गया। तो हीट के फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं V स्क्वेयर बाई R टाइम्स ऑफ T। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर सिचुएशन में, अगर सिचुएशन में कंपेयर किया जाए तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर यार आप रेजिस्टेंस डबल कर रहे हो, सिमिलर सिमिलर कॉइल्स हैं, सेम रेट पे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, जितनी उनकी वैल्यू उतनी प्रोवाइड करवाएंगी जो उनका वोल्टेज है। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन से दैट जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा समय लगेगा। रेजिस्टेंस आपका कितना कर दिया आपने, डबल कर दिया। पहले टाइम लग रहा था 10 मिनट, तो अब कितना टाइम लगना चाहिए, अब सीधी सी बात है कि जो नया टाइम इसमें लगना चाहिए T डैश दैट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ T, दैट मीन्स 20 मिनट। डायरेक्ट बात है, तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर कन्वर्टेड फ्रॉम आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड मीटर इज लार्ज। देखो अब 24वें सवाल में ये पूछ क्या रहा है, ये आपसे ऐसा पूछ रहा है कि इनमें से कौन से मीटर्स में, आपके सामने 4 ऑप्शंस देके रखे हैं, है ना। कन्वर्टेड फ्रॉम आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाई। अब रेजिस्टेंस आपका ज्यादा किस सिचुएशन में होता है, आप ये सोचो, रेजिस्टेंस ज्यादा किस सिचुएशन में होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा तब होता है जब हम लोग वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से, और आप गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हो, तो आप एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन करते हो, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस आप कंबाइन करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एमीटर तो आपने यूं ही हटा दिया, एमीटर तो आपने डायरेक्टली हटा दिया। अब एक ऐसा वोल्ट मीटर, सुनना, एक ऐसा वोल्ट मीटर जो कि 0.5 वोल्ट तक मेजर कर पा रहा है, जो कि 0.5 वोल्ट तक मेजर कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसके साथ जो रेजिस्टेंस आपने लगाया होगा, उसके साथ जो, उस गैल्वेनोमीटर के साथ जो सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगाया होगा, उसकी वैल्यू, और अगर मैं कंपेयर करूं एक ऐसा वोल्ट मीटर जो कि 1 वोल्ट तक का रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है, ये R1 ये R2, ठीक है, ये G पहले केस में, ये G दूसरे केस का, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, ज्यादा पोटेंशियल मेजर करना है, ज्यादा रेंज ऑफ वोल्टेज है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस आपने लगाया वो ज्यादा है। तो R1 ज्यादा या R2 ज्यादा? R2 ज्यादा। और सवाल में क्या पूछ रहा है कि किस सर्किट में, यहाँ तो आप सीरीज में, यहाँ तो आप जो है पैरेलल में लगाते हो, यहाँ तो आप पैरेलल में लगाते हो। और अभी बताया था ना मैंने, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना एमीटर में, है ना, तो छोटू रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हम लोग शंट लगाते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर दिया ऑप्शन को, ए और ओ सॉरी, इसलिए मैंने डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया किसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, बी और सी को, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया। ए और सी, बी और डी को नेग्लेक्ट कर दिया, ए और सी में से बातें चल रही हैं। तो ज्यादा रेंज के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस उसका जिसकी रेंज मैक्सिमम, तो आंसर आएगा इसका सी। लॉजिकल था पूरा, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। क्या मैं समझा पाया आपको बात? क्या जो मेरे दिमाग में चल रहा है आप तक पहुंच पाया? सबसे पहले हमने एमीटर को क्यों हटाया? एमीटर को इसलिए हटाया क्योंकि वहां तो यार एमीटर में तो हम लोग शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। सवाल में पूछ रहा है, सवाल में वो पूछ रहा है लार्जेस्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। वो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में यूज करते हैं हम वोल्ट मीटर में, और उसमें भी जिसकी रेंज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक, चलो काफी डिस्कशन हो गया, अगले सवाल पे आते हैं तेज रफ्तार में। ऑल ऑफ यू फास्ट। इन अ पोटेंशियोमीटर वायर हुज रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 0.5 ओम पर मीटर। क्या देके रखा है आपको? आपको देके रखा हुआ है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.5 ओम पर मीटर। करंट आपको देके रखा है कितना? करंट आपको देके रखा हुआ है 2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब आपको सिचुएशन में इंफॉर्मेशन कैसे दी है, आप सिर्फ उस पर गौर कीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे देके रखी हुई है। क्या आप V को IR लिख सकते हैं? सुनो, इसको मैंने लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या इसको आप लोग V/L, V को IR ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय L। तो R/L आपको देके रखा हुआ है, कितना देके रखा है? 0.5 देके रखा है। I कितना देके रखा है? I देके रखा हुआ है 2। तो 0.5 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया यार? अरे आंसर कितना आ गया? 25वें का, 25वें का आंसर आ गया 1 1 1। दैट मीन्स आंसर सी। ठीक है, 26 पे आओ, 26 पे आओ तेज रफ्तार में। A millivoltmeter of 25 millivolt range is to be converted into ammeter of 25 एम्पियर रेंज। द वैल्यू ऑफ, आपको क्या कन्वर्ट करना है? आपको एक वोल्ट मीटर को, मिली वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है किस में? एमीटर में। तो देखो 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 रे बाबा, देखो क्या कर देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, 25 मिली वोल्ट किसकी रेंज है? 25 मिली वोल्ट किसकी रेंज है ना? और ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकालनी है। 25 एम्पियर रेंज, 25 एम्पियर तक के करंट की वैल्यू ये मेजर कर सकता है। मतलब आने वाला जो करंट होगा वो कितना है? 25 एम्पियर। बड़ी अच्छी बात है। आपसे क्या पूछ रहा है ये? आपसे पूछ रहा है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो क्या हम लोग डायरेक्टली ये कह देंगे कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर है? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर ही है ना? और पूरा करंट किस में से पास करेगा? पूरा करंट शंट में से पास करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट तो शंट में से ही पास कर रहा है। ठीक, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि जो टोटल करंट आ रहा है दैट इज नथिंग बट V अक्रॉस द शंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ऐसा लिख सकता हूँ। और V कितना है शंट के अक्रॉस? 25 मिली वोल्ट। 25 मिली वोल्ट वही तो मेजर कर रहा है ये मिली वोल्ट मीटर। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे कहानी में, V को 25 मिली 10⁻³ डिवाइडेड बाय R की वैल्यू चाहिए तो इसको V/I लिख दो। R की वैल्यू चाहिए डिवाइडेड, तो V/I कर दो 25, है ना, एम्पियर। तो कितना आंसर आ गया आपका? आपका आंसर आ गया 10⁻³ ओम। 10⁻³ ओम मतलब 1/001 ओम। ठीक, ये आंसर आ गया 26वें का। अगले सवाल पर जल्दी तेज रफ्तार में। इन अ पोटेंशियोमीटर द बैलेंस लेंथ विथ स्टैंडर्ड कैडमियम सेल इज 509 सेंटीमीटर। L1 आपको देके रखा हुआ है। ओके, L नहीं है, ठीक है। The EMF of a cell which when connected in the place of the standard cell gave a balance length of 750
750, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल के लिए आपको E1 की वैल्यू देके रखी थी कितनी, 1.018 वोल्ट। अब आपको देके रखी हुई है एक दूसरी लेंथ, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दूसरा पोटेंशियल निकालना है। तो E1 बाई L1, E2 बाई L2, E2 की वैल्यू आपको निकालनी है। E2 बन जाएगा, E2 कितना बन जाएगा, E2 बन जाएगा, E2 बन जाएगा E1 दैट इज 1.018 इंटू L2 कितना है 750 डिवाइडेड बाय L1 कितना है 509। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर मैच करेंगे 27वें को, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये एक बढ़िया सवाल है, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ओके। तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। मतलब आपके सामने पहले छोटा डिफ्लेक्शन यानी IG देके रखा हुआ है कितना 1 एम्पियर, ओके, दिस शुड बी गैल्वेनोमीटर, ओके 1 एम्पियर आपको करंट देके रखा हुआ है। उसके बाद कितना कन्वर्ट कर दिया आपने, कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, जिसका डिफ्लेक्शन है 10 एम्पियर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने का सर्किट, यानी एमीटर का सर्किट, दिस इज शंट रेजिस्टेंस, दिस इज द गैल्वेनोमीटर G, बड़ी अच्छी बात है। तो दिस इज G, दिस इज द शंट रेजिस्टेंस RS, दिस इज द टोटल करंट I, दिस इज IG एंड दिस इज I माइनस IG, ओके। चलो बड़ी अच्छी बात है। क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा दैट मीन्स I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू IG इंटू G, बिल्कुल। अब I की वैल्यू आपने रख दी 1, I की वैल्यू आपने रख दी कितनी 1 माइनस IG दैट मीन्स सॉरी I की वैल्यू 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9 टाइम्स ऑफ RS इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ G। तो यहां से आपने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी G बाई 9, बता दी, बिल्कुल G बाई 9, है ना। अब दूसरी बात आपको क्या निकालना है, आपको रेशो निकालना है इस पूरे सर्किट का यानी एमीटर के रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा RS और G का पैरेलल, मतलब RS इंटू G अपॉन RS प्लस G, ठीक है। तो ये कितना लिख देंगे आप लोग, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आप लोग कितना लिख देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आप लोग लिख देंगे RS कितना है G बाई 9 इंटू G यानी G स्क्वायर बाई 9 डिवाइडेड बाई RS यानी G बाई 9 प्लस G, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये कितना बन गया, G कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसल आउट हो गया, तो 9 भी कैंसल आउट हो गया, और ये कितना बन गया, ये बन गया 10 टाइम्स ऑफ G, ठीक है। नहीं, ये बन गया G बाई 10, ये बन गया G बाई 10, ओके। तो आपके पास एमीटर का रेजिस्टेंस आ चुका है, आपके पास शंट रेजिस्टेंस आ चुका है। तो ये पूछ रहा है एमीटर का रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस का रेशो। तो G बाई 10 डिवाइडेड बाई G बाई 9, G बाई 10 डिवाइडेड बाई G बाई 9, मतलब आंसर आ जाएगा 9:10, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये दो सवाल आपके सामने हैं जो कि मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, और आप लोगों को सॉल्व करके आंसर मैच करने हैं। दोनों के ही आंसर आने वाले हैं B। अब ये तो कुछ मतलब तो थ्योरेटिकल सवाल था कि वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट पे, V बाई L इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे इस सवाल में, हाँ इस सवाल में E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, और जिसको आप फिर फर्दर रेजिस्टेंसेस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर मुझको बताइएगा। पोटेंशियोमीटर का अच्छा एप्लीकेशन है ये, जितना सिखाया उसके बेसिस पे बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। आप लोग चैट में अगर बताएंगे कि हाँ आपका आंसर आ गया है, तो मैं मानूंगा कि आप सिंसियर स्टूडेंट हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग अनदर धमाकेदार सेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग ओके, टाटा बाय, पढ़ाई लिखाई करो मजे से, टाटा।